Dear friends, today we will take up the next topic under PGBP speculation business. In my last video, the description of which the link of which is given in a description box, I explain what are the income chargeable under the head PGBP. Now today we will cover the speculation business, and today we will also cover what is about the accounting method. तो लेट्स स्टार्ट स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब पॉइंट आता है कि ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस के बारे में हमें अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है। मतलब चाहे बिजनेस स्पेक्यूलेशन हो चाहे नॉन स्पेक्यूलेशन हो, द इनकम फ्रॉम दैट बिजनेस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। क्या स्पेक्यूलेशन बिजनेस किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल होगी? मीन्स हमें ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस के बारे में पीजीबीपी में भी अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ एक इनकम टैक्स में एक लॉ है, सेट ऑफ लॉसेस। दिस वी विल टेक अप लेटर ऑन। ये सेट ऑफ लॉसेस अमंग अदर थिंग्स क्या बोलता है? मिस्टर एक्स है, ही इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस, से ही इज कैरिंग ऑन अ टू बिजनेस, ए यूनिट एंड बी यूनिट। उसको बी यूनिट के बिजनेस में लॉस आ रहा है और ए यूनिट के बिजनेस में उसको इनकम आ रही है। तो as per set of losses provision, this loss can be set off against the income of a unit and the net income will be taxable। से मान लेते हैं इस इनकम में इनको 5 लाख रुपए, ए में 5 लाख की इनकम आ रही है और बी बिजनेस में 1 लाख का लॉस हुआ है। तो द नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स विल बी 4 लाख रुपीज। दिस इज अ जनरल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग ऑफ one source of income against another source of income under the same head। बट अगर ए यूनिट जो है, ए यूनिट नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है और बी यूनिट जो है वहां पे स्पेक्यूलेशन बिजनेस हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बी यूनिट का लॉस आ रहा है तो बी यूनिट जो स्पेक्यूलेशन बिजनेस है उसको इस इनकम से सेट ऑफ हम नहीं कर सकते। मीन्स जो भी मेरी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। इस लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? दिस विल स्टडी अंडर दिस चैप्टर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस एंड गेन्स। तो यहाँ पे अब पॉइंट आता है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि एज पर लॉ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव से सेट ऑफ नहीं करेंगे। बट सर ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होता क्या है? लॉ ये कहता है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन इज अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसकी नेचर स्पेक्यूलेटिव है, मीन्स विच इज अ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन, that transaction will constitute a speculation business। Hence they need to understand what's a speculative transaction। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। लॉ क्या बोलता है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी ऑब्लिक शेयर इज फाइनली not settled by actual delivery but through difference in a price movement। अभी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कमोडिटी के रेफरेंस से समझाता हूँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई टू सप्लाई राइस। रेट तय हुआ 50 रुपी पर केजी और क्वांटिटी तय हुई 1000 केजी। एग्रीमेंट एंटर करा से 1423 को और डिलीवरी देनी थी 31/7/23 को। अब जब डिलीवरी की डेट आई उस दिन राइस का प्राइस कितना हो गया? 55 रुपी पर केजी। अगर हम देखें तो एक्स को यहाँ पे लॉस हो रहा है। एज्यूम करते हैं कि एक्स के पास राइस नहीं थे। अब एक्स क्या करेगा? मार्केट में 55 का राइस परचेज करेगा और वाई को एज पर कॉन्ट्रैक्ट 52 रुपी पर केजी का राइस देगा।
तो एक्स को इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 रुपए पर केजी का नुकसान हो रहा है। नाउ एक्स को नुकसान हो रहा है तो एक्स ने वाई से एक बात करी कि भाई काम करते हैं, मेरे को तो नुकसान हो ही रहा है, मैं तुझे चावल ला के दूंगा नुकसान पे। इंस्टेड व्हाट आई डू, आई पे यू ₹3 पर केजी एज अ डिफरेंस इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द राइस। मेरे को आपको मुझे एक्स को वाई को कितना राइस सप्लाई करना था, 1000 केजी। तो एक्स बोलता है वाई को, भाई मैं तुम्हें 3000 रुपये दे देता हूँ इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द राइस। बोले मुझे वैसे भी 3000 का नुकसान हो रहा था, बट मेरी पूरा टाइम उसमें इन्वॉल्व होता, मुझे राइस मार्केट में बाय करना पड़ता और मैं आपको सप्लाई करता, तो मैं उतना टाइम अपना सेव कर लेता हूँ और इंस्टेड मैं आपको 3 रुपये पर केजी के हिसाब से कंपेंसेशन दे देता हूँ। अब वाई क्या करेगा, वाई मार्केट में 55 रुपये पर केजी से राइस बाय करेगा, उसको 3 रुपये पर केजी एक्स से मिल गए, तो वाई को तो वही 52 रुपये पर केजी राइस पड़े। बट एक्स ने अपना टाइम सेव करने के लिए वाई को 3 रुपये पर केजी कंपेंसेशन दे दिया विच अमाउंट्स टू 3000 रुपीज। नो एक्स ने यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल करा है वाई से by paying 3000, what it is, it's a speculative loss। क्योंकि लॉ क्या बोल रहा है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ कमोडिटी is not settled by actual delivery through a difference in a price movement। तो x को इस ट्रांजेक्शन में जो 3000 का लॉस हुआ है, इट्स अ लॉस अराइजिंग बाय वर्च्यू ऑफ अ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन। तो ये लॉस उसको नॉर्मल जो और एक्स की डिलीवरी में प्रॉफिट होगा उससे सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव लॉस हमारे रेलेवेंट क्यों हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि स्पेक्यूलेटिव लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम। तो मुझे ये बिजनेस पीजीबीपी में ये ध्यान रखना है, क्या मेरा जो लॉस अराइज हुआ है किसी ट्रांजेक्शन में, इट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन और सिंपल लॉस। और स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी इज नॉट सेटल बाय डिलीवरी बट थ्रू डिफरेंस इन अ प्राइस मूवमेंट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको ये समझाया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ शेयर्स भी कवर हो रहा है। शेयर्स कब कवर होगा, अगर कोई आदमी शेयर्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है। अदरवाइज शेयर से जो इनकम अराइज होगी विच इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर, तो शेयर की इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। शेयर की इनकम पीजीबीपी में कब टैक्सेबल होगी, व्हेन अ पर्सन इज डूइंग एक्टिवली ट्रेडिंग एक्टिविटी इन शेयर्स, मीन जस्ट लाइक अ स्टॉक, जस्ट लाइक अ कॉमन स्टॉक फॉर द ट्रेडर। मीन स्टॉक मतलब शेयर नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक्स के लिए राइस एक कमोडिटी है जिसमें वो ट्रेडिंग कर रहा है, इसी तरह अगर शेयर्स एक एसएससी के लिए एक कमोडिटी है जिसमें वो एक्टिवली ट्रेड कर रहा है, देन द इनकम फ्रॉम शेयर्स विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसने किसी चीज शेयर्स के बेचने की बात करी है, but the contract is not settled by delivery but through difference in a price movement, then that loss on the share is a loss from this speculative transaction। हम यहाँ पे हम दोबारा एक चीज एम्फेसाइज करता हूँ, स्पेक्यूलेशन में सिर्फ लॉस ही मेरे को कंसर्न है, इनकम नहीं है। अगर कुछ इनकम होती तो वो तो टैक्सेबल पीजीबीपी में आएगी। Only thing is that if there is a loss from speculative transaction, so that loss has to be kept separately because it cannot be set off against non-speculative income। अब ये जो बेसिक प्रोविजन है इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो समझ रीड करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एक्सेप्शन, hedging contract by manufacturer or trader। Hedging contract by a dealer or investor in a share derivative transaction at recognized stock exchange, commodity derivative transaction at recognized commodity exchange। यहाँ पे लिखने को मैंने hedging contract समझाया है, मैं रीड करता हूँ फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ।
A contract in respect of raw material or finished goods to guard against price fluctuation loss in respect of contract for actual delivery of goods manufactured or stock sold by। देखने में आपको लग रहा होगा सर तो बहुत ही लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। On 1/4/23 X contract to supply say 10,000 kg of rice to Y on 30th 9/23 for ₹50 पर kg। अब X ने कांटेक्ट कर लिया है कि उसको Y को 1000 किलो चावल देने 10,000 किलो चावल देने हैं ऑन 30th 9/23 फॉर ₹50 पर kg। अब इसमें X के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है X आज ही चावल को बाय कर ले, से टुडे प्राइस इज ₹48 पर kg, और आज बाय कर ले, इसको स्टॉक में रख ले और 30/9 को वो Y को बेच दे। अगर X ऐसे करता है तो उसमें एक तो X का पैसा आज ब्लॉक होगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी द राइस में पेरिश बिकॉज राइस इज अ मींस पेरिशेबल कमोडिटी। X ये डिसीजन ले भी सकता है, इस डिसीजन के फायदे नुकसान भी है। दूसरा X सोचता है छोड़ यार, अपन 30/9 को सप्लाई करना है, हम उसी दिन राइस को बाय करेंगे और उसी दिन Y को सेल कर देंगे। यहाँ पे X को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उस दिन का प्राइस X पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस दिन का प्राइस अगर ₹50 से ज्यादा हो गया तो X को लॉस हो सकता है। X ने क्या करा, X ने एक एग्रीमेंट करा मार्केट में जिसे बोला जाता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट कुछ नहीं होता, फॉरवर्ड मार्केट में बेसिकली आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो टू सेफगार्ड फ्रॉम योर प्राइस फ्लक्चुएशन, और फॉरवर्ड मार्केट में कुछ भी डिलीवरी नहीं होती है। X ने कॉन्टैक्ट करा 1/4/23 को फॉरवर्ड मार्केट में। उसने क्या बोला कि भाई मैं क्या कहते हैं 30/9 को मैं राइस बाय करूंगा, और उसने आज ही रेट तय कर लिया ₹49 पर kg। मीन्स 30/9 को X को क्या होगा कि उस दिन जो भी प्राइस का डिफरेंशियल होगा, X को प्राइस डिफरेंशियल या तो पे करना पड़ेगा या रिसीव होगा। मीन्स फॉरवर्ड मार्केट में देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी, it's only the differential in a price that is settled on expiry of the contract। अब एग्जांपल लेते हैं, 30/9/23 को जो राइस का प्राइस था से वो प्राइस उस दिन था ₹45 पर kg। देखिए X ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा था ये किस चीज का करा था, बाई का, कि फॉरवर्ड मार्केट में उसने 1/4 को ये कॉन्ट्रैक्ट करा था कि 30/9 को ₹49 पे ही विल बाय 10,000 kg। ये कॉन्ट्रैक्ट था, डिलीवरी नहीं होगी। उस दिन प्राइस कितना था, एक्चुअल प्राइस 45। इस दिन ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। कैसे एडजस्ट होगा, ए को क्या होगा ₹49 का ए ने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करा था, उस दिन रेट कितना है 45। इट मींस ए को क्या बोला जाएगा कि तुमने 49 का बाय करना है और मैंडेटरली आप 45 का सेल करोगे। इसका मतलब ए को ₹4 पर kg का लॉस बियर करना पड़ेगा, और उसका टोटल लॉस कितना हो गया 10,000, 40,000 का उसको लॉस होगा। अब आप ये देखिए ये फॉरवर्ड मार्केट में ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसमें X को 40,000 का लॉस है, बट X ने अगर हम देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ,
एक्चुअली में कोई भी लॉस इंकर नहीं करा। कैसे? एक्स ने जो फॉरवर्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करा था 49 रुपी पर केजी का, तो उसने एस्टीमेट लगा लिया था कि भी मुझे तो अब चावल 49 रुपी पर केजी का ही कॉस्ट आएगी। कैसे? अब इस दिन एक्चुअल प्राइस कितना है? 45। एक्स क्या करेगा? मार्केट से एक्चुअली में 45 रुपीज का राइस बाय करेगा 45 रुपीज का। उस दिन 45 है, 10,000। इसका मतलब वो कितने का बाय कर रहा है? 4,50,000 का। और उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड मार्केट में कितने का लॉस हुआ है? 40 का। तो उसकी कीमत कितनी आई? 490। वो तो एग्री कर चुका था, उसने तो माइंड मेकअप कर लिया था भाई, फॉरवर्ड मार्केट में 49 रुपीज का उसने ये एग्रीमेंट कर लिया था। इसका मतलब उसने माइंड मेकअप कर लिया था भाई मुझे 49 का चाहिए। तो जब प्राइस कम हुआ तो फॉरवर्ड मार्केट में तो उसको लॉस हुआ। बट इफ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन, देन द फॉरवर्ड मार्केट में उसने जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल करा है नॉट बाय डिलीवरी बट फॉर दिस डिफरेंशियल इन अ प्राइस। बट उसने ये 49 का जो कॉन्ट्रैक्ट करा, क्यों करा? बिकॉज ही वांट टू फ्रीज हिज कॉस्ट एट 49 रुपी ओनली। इसका मतलब उसने ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो करा टू सेव गार्ड अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशन इन अ राइस। तो एज पर एक्सेप्शन ये 40,000 का लॉस स्पेक्यूलेटिव लॉस में कवर नहीं होगा। तो ये 40,000 का जो लॉस है, इट इज नॉट अ स्पेक्यूलेटिव लॉस। मींस और अदर और प्रिसाइजली बोले, ये हमारी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। तो ये जो हेजिंग ट्रांजेक्शन है, हेजिंग ट्रांजेक्शन को स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन के परव्यू से बाहर कर दिया गया। हेजिंग ट्रांजेक्शन हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोल रहे हैं कि मुझे जो फ्यूचर में माल सप्लाई करना है फिक्स प्राइस पे, और मुझे वो प्राइस आज जिस प्राइस पे बाय करना है वो आज मैं प्राइस फिक्स कर रहा हूं थ्रू हेजिंग ट्रांजेक्शन। तो इस सिनेरियो में ये जो हेजिंग ट्रांजेक्शन है, इट्स नॉट डन फॉर अ स्पेक्यूलेटिव पर्पस, इट्स बीइंग डन टू फिक्स और टू सेफगार्ड माय एडवर्स प्राइस मूवमेंट। हेंस लॉ ने हेजिंग ट्रांजेक्शन को स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन के परव्यू से बाहर कर दिया है, एक्सेप्शन कर दी। Similarly, hedging contract by a dealer or investor in shares. सेम परव्यू में, सेम लॉजिक पे, अगर कोई ट्रेडर इन शेयर्स है, he is doing hedging contract to safeguard the price, then that hedging contract, that hedging transaction is not a speculative transaction, because again hedging contract जो डीलर है वो क्यों कर रहा है? टू सेव गार्ड द एडवर्स प्राइस मूवमेंट। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड एक्सेप्शन है शेयर्स डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। अगर हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो ही आ रही है, एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। वन इज कॉल्ड स्पॉट ट्रांजेक्शन and one is called forward transaction. स्पॉट ट्रांजेक्शन में तो क्या होता है, आप पेमेंट करते हो और आपको शेयर्स की डिलीवरी मिल जाती है। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में देयर इज अ नो डिलीवरी एज सच, इट्स ओनली अ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। सिर्फ प्राइस डिफरेंशियल सेटल्ड होता है। But share derivative transaction, since it's done on a recognized medium and government wants to promote this share transactions on a stock exchange, because इससे कई फायदे होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो जितने भी एफआईज होते हैं दे एक्टिवली डील इन अ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, जिसको शेयर डेरिवेशन ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तो सिंस इट्स ऑन अ ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म, तो लॉ ने उसको शेयर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन जो एनएससी बीएससी पे हो रही है उसको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन के परव्यू से बाहर कर दिया है। सिमिलरली हमारी एक कमोडिटी
एक्सचेंज है, दैट टू इज फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेबी। उसमें भी जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हो रही है, इट टू इज टेकन आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन। तो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया कि व्हेन द ट्रांजेक्शंस विल नॉट फॉल अंडर द स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन, वो जो उसकी एक्सेप्शन फॉल कर रही है। एक स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन और है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। मीन्स इन अ नॉर्मल कोर्स, इफ अ कंपनी इज बाइंग द शेयर्स and doing the sale transaction in shares, then it's a speculative transaction. उसकी exception क्या है बताता हूँ। A company whose principal business is trading in shares, banking or lending, then that case the share transaction by a company will not be a speculative transaction. Means ये हमारी exception में fall कर रहा है। दूसरी एक्सेप्शन, अ कंपनी whose GTI gross total income mainly consists of IHP, कैपिटल गेन और IOS, अगर ये कंपनी भी शेयर की ट्रांजेक्शन करती है तो वो भी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन में फॉल नहीं करेगी। ये प्रोविजन थोड़े से वियर्ड प्रोविजन है, बस आप पढ़ लो। इसका एग्जांपल मैं यहाँ कैप्चर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कई कॉम्प्लेक्सिटीज है। फ्रॉम सीए इंटर पर्सपेक्टिव आपको इंडिविजुअल की ही कंप्यूटेशन इवेल्यूएशन में आएगी, तो इसको जस्ट आप रीड करके माइंड में कर लेना। आई एम नॉट टेकिंग अप एनी एग्जाम। तो आपको ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का सिग्निफिकेंस क्या है। बिकॉज लॉस फ्रॉम अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट दैट नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम। और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या है? अ स्पेक्यूलेशन ट्रांजेक्शन इज अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। स्पेक्यूलेशन ट्रांजेक्शन कौन सी है? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी इज नॉट सेटल्ड बाय डिलीवरी बट डिफरेंस इन अ प्राइस मूवमेंट। और ये चार उसकी एक्सेप्शन। नाउ नेक्स्ट आई टेक अप अ टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग मेथड। पीजीबीपी जो इनकम है, पीजीबीपी इनकम हमेशा कैसे कंप्यूट होगी? एज पर अकाउंटिंग बाय द असेसी। ठीक है, असेसी कैसे अकाउंटिंग कर रहा है, सब्जेक्ट टू दी अदर डिडक्शंस जो मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बट द प्रायोरिटी इज गिवन टू दी अकाउंटिंग। अब as per accountancy there are two method of accountancy, one is the cash basis और one is the accrual basis। तो भाई मुझे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस किस मेथड पे निकालना है, कैश पे, एक्रूअल पे? लॉ बोलता है assessee can follow the either of the accounting method, either he can follow cash basis or he can follow accrual basis, but that has to be done on a consistent basis। मीन जब मैं पीजीबीपी की इनकम निकालूंगा तो मुझे अकाउंटेंसी में दो मेथड में से एक मेथड कोई भी फॉलो करना है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसी। बट यहाँ पे आप कुछ भी मेथड फॉलो करोगे, कुछ एक्सेप्शन है, वो बताता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन under compulsory acquisition of immovable property is always taxable on a cash basis। Means अगर there is a compulsory acquisition of immovable property और उस compulsory acquisition में आपको जो compensation है लेट मिला, और लेट मिलने की वजह से गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दिया, then that interest will be taxable on a cash basis। मीन्स गवर्नमेंट ने आपकी जो लैंड एक्वायर कर ली ऑन से 1 फरवरी 23 को कर ली, और गवर्नमेंट ने बोला था हम आपको या तो इमीडिएट पैसा देंगे या हम आपको इंटरेस्ट देंगे डिले हुआ। गवर्नमेंट ने आपको जो कंपेंसेशन दिया वो इस डेट को दिया। अब आप 31 मार्च 23 को अकाउंटिंग कर रहे हो, आपने एंट्री पास कर दी एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, 2 महीने का जो इंटरेस्ट मिलना था। तो गवर्नमेंट ने बोला था अगर हम 1-2 को नहीं दे रहे हैं तो 31 मार्च 23 को देंगे, तो 31 मार्च 23 सॉरी जब भी हम पे करेंगे तब देंगे।
और गवर्नमेंट ने 31 मार्च 23 तक आपका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आप एक्रूअल मेथड फॉलो कर रहे हैं, आपने एक्रूअल इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी। बट यहाँ पे लॉ ने स्पेसिफिकली बोल दिया है जो ये इंटरेस्ट है इट विल बी टैक्सेबल ऑन अ कैश बेसिस। इट मींस जो आपने ये इनकम शो करी है इन द प्रीवियस ईयर 22-23 इट विल नॉट बी टैक्सेबल, बिकॉज ये टैक्सेबल किस प्रीवियस ईयर में होगी, ये टैक्सेबल होगी 23-24 में, जब आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। So despite you are following the accrual basis of accounting, the interest received on a compensation under compulsory acquisition of immovable property is taxable always on a cash basis. Next exception, any claim for escalation of price in a contract or export incentive shall be taxable in the year in which there is a reasonable certainty that same will be realized. ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्स है, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा गवर्नमेंट से या किसी भी पार्टी से, फिर गवर्नमेंट से ले लेते हैं रोड बनाने का, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था प्राइस एस्केलेशन का। प्राइस एस्केलेशन का मतलब हो गया कि भाई हम जो भी महंगाई होगी वो महंगाई गवर्नमेंट जो है से रोड कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, तो गवर्नमेंट वो महंगाई का जो भी डिफरेंस इंक्रीमेंटल अमाउंट है वो किसको पास ऑन कर देगी, एक्स को। अब जो प्राइस एस्केलेशन निकाला जाता है वो सर्टेन बेंचमार्क से निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल डिसाइड हुआ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हम किससे मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करा उस वक्त इन्फ्लेशन 5% था, आफ्टर 6 मंथ्स इन्फ्लेशन हो गया 9%। अब 4% इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो उस हिसाब से डिसाइड हुआ, उस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी कि एक्स को 50,000 रुपये फालतू मिलने चाहिए। एक्स ने क्या करा, एक्स ने एंट्री पास कर दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू इनकम 50,000 रुपये, ये उसने एंट्री पास कर दी 6 महीने के बाद, और उसने इनवॉइस बना के इनवॉइस किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब उसकी बुक्स में तो ये इनकम आ गई 50,000 रुपये, बट नाउ व्हाट, द गवर्नमेंट विल चेक दिस इन्फ्लेशन कि भाई सच्चुन में इन्फ्लेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसने जो 50,000 का बिल रेज करा है वेदर इट्स अ पेबल और नॉट। इट मीन्स जब एक्स ने ये इनवॉइस रेज करा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो सर्टेनिटी कि उसको ये पैसा मिलेगा। तो लॉ ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करके क्या बोला है, एनी क्लेम फॉर एस्केलेशन shall be taxable in the year in which there is a reasonable certainty that same will be realized। अब मान लेते हैं जो 6 महीने था ये इसने इनवॉइस रेज करा था, मान लेते 1 फरवरी 2023 को, और अभी तक गवर्नमेंट ने इसका ये इनवॉइस अप्रूव नहीं करा। तो मीन्स अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने इसका इनवॉइस अप्रूव करा इस दिन, इसका मतलब ये जो डेट है इट्स फॉलिंग इन अ प्रीवियस ईयर 22-23। तो 22-23 में एक्स ने ये जो इनकम बुक करी है देयर वाज अ नो सर्टेनिटी अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ दिस इनकम इन दिस प्रीवियस ईयर। उसकी सर्टेनिटी कब आई, 30/6/23 को। कौन से प्रीवियस ईयर में आई, 23-24 को। तो एक्स ने अकाउंटेंसी में तो प्रीवियस ईयर 22-23 में अपनी इनकम बुक कर ली है, बट सेम विल नॉट बी टैक्सेबल इन दिस ईयर। व्हाई, बिकॉज देयर वाज नो सर्टेनिटी कि ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। वो सर्टेनिटी कब अचीव हुई है, प्रीवियस ईयर 23-24 में। हेंस ये जो 50,000 रुपये है, दिस प्राइस एस्केलेशन क्लेम it will not be taxable in 22-23, it will be taxable in a 23-24 प्रीवियस ईयर, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ये दो मेरी एक्सेप्शन है। हम अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं
तो ये दोनों इनकम जो है दे विल बी टैक्सेबल एज पर द रूल लेट डाउन दिस। इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन कैश बेसिस पे, और प्राइस एस्टिमेशन व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी दैट सेम एक्सप्लेनेशन हमको मिल जाएगा। अब स्पेशल पॉइंट्स अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री other than securities shall be valued at a lower of cost और net realizable value। ये लॉ ने स्पेसिफिक लिख दिया है, अदरवाइज ये अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल है, बट लॉ ने उस अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंस देते हुए ये बोल दिया कि हाँ भैया इन्वेंट्री को वी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू other than securities. Securities can also be the inventory for the trader. Unlisted securities inventory will be valued at a cost, क्योंकि unlisted security का there is a no active market price. Listed security being inventory shall be valued at a lower of cost or net realizable value, because listed securities कहाँ डील होती है, स्टॉक एक्सचेंज में। So these are the special point with reference to the accounting method. Accounting में हम कोई भी बेसिस फॉलो कर सकते हैं, एक्सेप्शन का ध्यान रखना है और हमको ये स्पेशल पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो होप आपको ये आज का जो टॉपिक मैंने पीजीबीपी में कवर करा है स्पेक्यूलेशन बिजनेस और अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। अगेन हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, and if you have any doubt on the concept you can text me on the WhatsApp number which is running on the screen, and I will definitely come with your answer to your queries. Thank you.